सभी को वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। इसको सेंट्रल डोग्मा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अनुवांशिक सूचनाएं होती है वो कहाँ पर बनती है। तो आप सभी को पता है कि जो भी अनुवांशिक सूचनाएं हैं वह डीएनए में बनता है, और डीएनए कहाँ होता है तो ये केंद्रक में पाया जाता है। तो इसी अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह यानी कि वो कहाँ से कहाँ जाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसी को हम इस टॉपिक के अंदर में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो डीएनए है, तो डीएनए से सबसे पहले किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। उसके बाद एमआरएनए से सूचनाएं फिर क्या करती हैं, प्रोटीन का निर्माण करती हैं, है ना। तो जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण होता है केंद्रक में। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है वह केंद्रक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब एमआरएनए का निर्माण हो जाता है उसके बाद ये केंद्रक से बाहर निकलकर कहाँ पहुंच जाती है, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में बहुत सारे एमिनो एसिड को क्या करता है, जो टीआरएनए होता है वह ग्रहण करके राइबोसोम में पहुंचाते हैं, है ना। उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन। इसको अनुलेखन कहते हैं। और ट्रांसलेशन होता है जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तब उसको अनुवादन कहते हैं। तो ये क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये क्रिया होती है केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह, कि वो किस तरीके से पहुंचते हैं। तो सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से फिर प्रोटीन। और यहाँ पर जो प्रोटीन बनता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो कितने एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर कई प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, है ना। तो ये 3 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है एक दिशीय। क्या है सबसे पहला प्रकार, एक दिशीय प्रवाह। तो एक दिशीय प्रवाह के अंतर्गत इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिडायरेक्शन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, एक दिशीय कहा गया है। मतलब जो डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है वह केवल किस दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा, है ना। तो हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एक दिशीय प्रवाह है उसको क्रीक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, क्रीक नामक वैज्ञानिक ने 1958 में दिया था, है ना। इन्होंने क्या कहा कि क्रीक के अकॉर्डिंग डीएनए में एमआरएनए एवं एमआरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है ना, तो वहाँ तक जो अनुवांशिक सूचनाएं पहुँचती हैं वो कैसे होती हैं, हमेशा एक ही दिशा में होती है। यानी कि जैसे डीएनए से अनुवांशिक सूचनाएं कहाँ जाएंगी, एमआरएनए में जाएंगी। एमआरएनए के जाने के बाद वह क्या करेंगी, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से डीएनए से प्रोटीन तक पहुंचना केवल एक ही दिशा में हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि डीएनए से जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वह पहले किसके द्वारा, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन के द्वारा वो एमआरएनए में चेंज होती है ना, या एमआरएनए में पहुंचती हैं जो सूचनाएं होती हैं वह। उसके बाद एमआरएनए से, है ना, क्या होता है, अनुवादन होता है ना, यानी कि ट्रांसलेशन होता है। तो अनुवादन के थ्रू जो सूचनाएं जो डीएनए से एमआरएनए में पहुंचे रहती है वह सूचनाएं प्रोटीन की भाषा में चेंज हो जाती है ना। तो एमआरएनए से प्रोटीन का जब निर्माण होता है या जो सूचनाएं हैं वह प्रोटीन की भाषा में जब चेंज हो जाती है तो उसको अनुवादन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अनुवांशिक सूचना का जो प्रवाह है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाहित होता है क्रीक के अनुसार। उसी तरीके से यदि हम दूसरा प्रकार देखेंगे तो दूसरा प्रकार है चक्रीय प्रवाह। दूसरा क्या है, चक्रीय प्रवाह।
तो इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। इसमें क्या होता है कि जो अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो एक साइकिल के फॉर्म में होता है ना। इसको सबसे पहले 1968 में बेरी कोमोनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने इसको बताया? बेरी कोमोनर ने, है ना। कब बताया? तो इसको बताया उन्होंने 1968 में। इन्होंने कहा कि जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जो डीएनए में निहित होती हैं वह क्या होते हैं? चक्रीय फॉर्म में, है ना, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में वो पुनः डीएनए तक पहुंच जाती हैं। जैसे कि अगर हम एक डायग्राम में देखेंगे तो डीएनए में सूचनाएं कोडेड होती हैं। ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एमआरएनए में जाते हैं। फिर एमआरएनए से जो सूचनाएं होती हैं वह प्रोटीन की भाषा में क्या हो जाती हैं? कोड हो जाती हैं, है ना। यानी कि एमिनो एसिड ही क्या करते हैं? कोड के रूप में क्रम से जमकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग सिर्फ प्रोटीन तक देखे थे, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में बोल रहा है तो फिर से प्रोटीन से फिर वो कहाँ जाएगा? आरएनए, और आरएनए से फिर से वो डीएनए में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो अनुवांशिक सूचनाएं का जो प्रवाह है वो क्या है? साइक्लिक फॉर्म में, यानी कि डीएनए से सूचनाएं जाएंगी, प्रोटीन का निर्माण करेंगी और फिर आरएनए से होते हुए वो फिर डीएनए में पहुंच जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं करके। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे विपरीत प्रवाह। तीसरा है अनुवांशिक प्रवाह में विपरीत प्रवाह। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है टेमिनिज्म, क्योंकि टेमिन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था इसलिए उसका नाम दिया गया है टेमिनिज्म। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देखिए विपरीत प्रवाह, इसको टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये नाम को याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? विपरीत प्रवाह, यानी कि जो डीएनए से जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होंगी? एमआरएनए में जाएंगी, है ना। और एमआरएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विपरीत प्रवाह में बता रहा है कि जो डीएनए से जैसे कि सूचनाएं एमआरएनए में आ रही है और प्रोटीन का निर्माण कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। तो उनमें किस तरीके से सूचनाओं का प्रवाह होगा? तो इसमें जैसे हम लोग जानते हैं जनरली कि डीएनए से जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए में पहुंचती है और फिर ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन के द्वारा वह प्रोटीन की भाषा में चेंज हो जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर विपरीत प्रवाह में क्या हुआ कि जब टेमिन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? टेमिन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जो कैंसर जो विषाणु था, है ना, कैंसर विषाणु, तो विषाणुओं में मैंने बताया था कि कैंसर विषाणु का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनमें जो अनुवांशिक प्रवाह होता है वह विपरीत दिशा में हो रहा था। यानी कि जैसे सीधा वाला कौन सा है? इसका सीधा प्रवाह क्या है? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन इन्होंने विषाणुओं में देखा कि इनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है ना। आरएनए क्या है? उनमें अनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो उन्होंने यह अवलोकन किया कि जब इनमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है तो इनमें कैसे अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है ना। तो इन्होंने देखा कि जो आरएनए होता है, अब विषाणुओं में आरएनए पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, तो आरएनए से सबसे पहले क्या होगा? डीएनए का निर्माण होता है। क्या होगा कि जिन जीवों में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है उनमें सबसे पहले क्या होगा? डीएनए का निर्माण होगा। फिर डीएनए से किसका निर्माण होगा? एमआरएनए का निर्माण होगा। फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरीका से यहाँ पर, है ना, हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, तब उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, है ना। क्या बोलते हैं उसको? अनुलेखन।
लेखन। लेकिन यहाँ पर पहले आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो इस क्रिया को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि विपरीत अनुलेखन, है ना। तो यहाँ पर आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, उसके बाद फिर से डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत क्रिया हो रही है। यहाँ पर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता था, लेकिन विषाणुओं में क्या देखा गया, टैमिन नामक वैज्ञानिक ने देखा कि यहाँ पर तो विपरीत क्रिया हो रही है, आरएनए से पहले डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो उसके बाद डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, यानी कि सबसे पहले जो आरएनए में जो सूचनाएं निहित होती है वह पहले डीएनए का निर्माण करेंगी, फिर डीएनए ही सूचनाओं को एमआरएनए में पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। तो इस तरीका से आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है उसको कहा जाता है विपरीत प्रवाह। और इस विपरीत प्रवाह को टैमिन नामक वैज्ञानिक ने कैंसर विषाणुओं में देखा, इसीलिए इस क्रिया का नाम पड़ा टैमिनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि इस घटना को क्या बोलते हैं, टैमिनिज्म कहा जाता है ना, जहाँ पर डीएनए आरएनए से डीएनए बनता है, यानी कि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से था ये आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। इसी को ही सेंट्रल डोग्मा या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, जिसमें सूचनाओं का किस तरीके से प्रवाह होता है उसको बताया गया है। तो यहाँ पर एक बार रिपीट हो रहा है कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो 3 तरीके से होती है, जिसमें पहला है एक दिशीय प्रवाह। तो एक दिशीय प्रवाह में क्या होता है कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो केवल डीएनए से प्रोटीन का ही निर्माण करेंगे, वापस वो डीएनए में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जो चक्रीय प्रवाह है उसमें क्या है कि डीएनए में जो कोडेड होती हैं सूचनाएं वो एमआरएनए में जाएंगी, एमआरएनए से वो प्रोटीन की भाषा में चेंज हो जाते हैं, फिर से वो एमआरएनए से डीएनए में जाएंगे। तो इस तरीक़ा से वो एक साइकिल के फॉर्म में चलता है। लेकिन जो चक्रीय प्रवाह है वो जनरली नहीं देखा जाता है ना। उसके बाद तीसरा है विपरीत प्रवाह। तो जो विपरीत प्रवाह है वो विषाणुओं में पाया जाता है, क्योंकि विषाणुओं में आरएनए जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, इसीलिए यहाँ पर आरएनए में जो सूचनाएं होती हैं वह पहले डीएनए का निर्माण करेंगी, फिर डीएनए से फिर वह एमआरएनए में जाएंगी सूचनाएं, फिर वहाँ से वो प्रोटीन की भाषा में कोडेड हो जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसलिए आरएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, तब उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से विपरीत प्रवाह होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 6 जो है वो बहुत ही लंबा होते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी पार्ट से ही 18 नंबर के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए ये पार्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ना। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है, तो धन्यवाद।